वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने गाउस का जो नियम पढ़ा था उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो कल मैंने आपको गाउस के नियम के बारे में बताया था। उसमें अपन ने क्या बोला था कि जो किसी भी गाउसियन सरफेस से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स है वो सदैव कितना होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब आप गाउस के नियम की जो एप्लीकेशंस पढ़ोगे उसके अनुप्रयोग पढ़ोगे तो उसमें आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने। सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं डेरिवेशंस के, उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो डेरिवेशन इजीली समझ में आएगा और हो भी जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। केवल 4 पॉइंट बताऊंगा, उनको समझ लो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। फिर दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, जो आपका गाउसियन पृष्ठ है, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है। और गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करने के लिए आपको एक पॉइंट बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र है वो हमेशा क्या होना चाहिए, गाउस की सतह की, गाउसियन पृष्ठ के क्या होना चाहिए, लंबवत। तो पहले आप E की दिशा फाइंड कर लो, पता लगा लो, फिर उसी दिशा के लंबवत कोई भी एक गाउसियन सरफेस को क्या कर लो, मान लो, कल्पना कर लो। तीसरा पॉइंट, गाउसियन सरफेस आपने इमेजिन कर ली, कल्पना कर ली। अब उस गाउसियन सरफेस से गुजरने वाला क्या निकाल लो, कुल फ्लक्स। जो भी आपने गाउसियन सरफेस इमेजिन किया है, कल्पना की है, उसमें से गुजरने वाला क्या निकाल लो, कुल फ्लक्स। फिर फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, गाउस का नियम अप्लाई कर दो। क्या लगा दो, गाउस का नियम। और गाउस के नियम से क्या निकाल लो, कुल फ्लक्स। वो कितना होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। और तीसरी स्टेप में आपने खुद ने गाउस जो फ्लक्स निकाला है, कौन से फॉर्मूले से, ES कोस थीटा वाले से। और फोर्थ स्टेप में अपन कौन सा लगा रहे हैं, गाउस का नियम। तो एक ही सरफेस से अपन ने 2 बार फ्लक्स निकाला, तो दोनों फ्लक्स क्या होनी चाहिए, बराबर। और दोनों को क्या कर देंगे, बराबर। और इससे वैल्यू किसकी आ जाएगी, E की। तो सिंपल 4 स्टेप फॉलो करने। आपके टॉपिक तो 7-8 टॉपिक है गाउस के नियम के अनुप्रयोग, पर सभी में ये एक ही स्टेप फॉलो। चारों स्टेप को याद रखोगे तो सारे डेरिवेशन एकदम ईजी है। ठीक है, तो इन स्टेप को ध्यान में रखना। विद्युत क्षेत्र की दिशा, फिर E के लंबवत आपका गाउसियन सरफेस, गाउसियन पृष्ठ, फिर उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स, और बाद में गाउस का नियम आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहला अपन टॉपिक लेते हैं अनंत लंबाई का एक तार या एक अनंत रेखीय आवेश। ठीक है, अब आवेश को अपन हवा में तो रख नहीं सकते, तो उसको एक तार पे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए इस तार पे यह अनंत रेखीय जो आवेश है, उस पर अपन ने आवेश कैसा लिया है, धनात्मक। अगर अपन आवेश ऋणात्मक लेंगे तो विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर हो जाएगा, और धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर। बस इतना ही डिफरेंस है, इसके परिमाण में कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पे जो चार्ज है, आवेश है, उसका वितरण कैसा है, रेखीय, पृष्ठीय या आयतनीय, लंबाई के अनुदिश है। तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे, रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा। ये जो अपन ने आवेश दिया है, इसका आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा। अपने पास Q की वैल्यू नहीं है क्योंकि आवेश कैसा है, अनंत। तो एक लिमिटेड फिक्स लंबाई के लिए अपन Q का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, Q बटे L। तो एक फिक्स लंबाई के लिए Q क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। ठीक है, सपोज करो आपको पॉइंट P पे E का मान निकालना है, तो P की इस तार से दूरी कितनी है, R। P पॉइंट इस तार से R दूरी पर स्थित है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को अपन क्या मान लेंगे, O। तो O से समान दूरी पे, मान लो X दूरी पे ऊपर और X दूरी पे नीचे, आपको एक छोटी सी लंबाई डेल्टा L का एक अल्पांश लेंगे। O से समान दूरी पे, यहाँ ऊपर पे भी X और नीचे पे भी X, एक अल्पांश लेना है जिसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा L। ऊपर वाले अल्पांश की लंबाई भी कितनी है, डेल्टा L। तो इसकी लंबाई अपने को पता चल गई कितनी ली, डेल्टा L। तो इस पर आवेश कितना होगा, लैम्डा इंटू डेल्टा L। और ऐसे इस पे जो आवेश होगा डेल्टा Q, वो भी कितना होगा, लैम्डा इंटू डेल्टा L। अब आपको क्या करना है, दोनों अल्पांश के कारण P पे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र का मान, और उसके हिसाब से अपन इसकी दिशा का निर्धारण करेंगे। अभी मान निकालना जरूरी नहीं है, अभी केवल क्या करना है, दिशा का निर्धारण। तो आपको इस अल्पांश को P से क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। मान लो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र कितना है, E1, ये आवेश कैसा है, धनात्मक, तो आपका E1 किधर जाएगा, बाहर की ओर। ये दूरी R है, ये दूरी X है, तो पाइथागोरस से ये कितनी होगी, x² प्लस R²। अगर इनकी वैल्यू निकालना चाहो तो KQ अपॉन R², तो K डेल्टा Q अपॉन h² प्लस R², डेल्टा Q की वैल्यू पुट कर सकते हो। सेम आपको नीचे वाले में देखना है, ये अल्पांश भी कैसा है, धनात्मक, तो इसकी वजह से भी विद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की ओर। इसको अपन ने नाम क्या दे दिया, E2। तो देखो दोनों आवेश है, अल्पांशों के आवेशों का मान क्या है, समान, और दोनों की बिंदु P से दूरी भी क्या है, समान। तो अगर आवेश और दूरी का मान समान हो तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, समान। यहाँ पे क्लियर है कि E1 और E2 दोनों का मान क्या है, बराबर है।
अगर दो समान परिमाण के सदिश आपके पास हो, दोनों के बीच में कोण कितना हो, थीटा, तो उनका जो परिणामी सदिश होता है हमेशा उन दोनों के कोण के द्विभाजक से जाता है। यानी E1 और E2 का परिणामी जो सदिश है यानी विद्युत क्षेत्र है वो E कहाँ से जाएगा, इन दोनों के बीच में से, यानी O को P से जोड़ने वाली लाइन के अनुदिश ही जाएगा। अगर ऐसे डायरेक्ट आप थ्योरेटिकल मेथड यूज नहीं करते हो कोई बात नहीं, अपन इसके कंपोनेंट वाला मेथड यूज कर लेंगे, अवयव वाला। तो आपको क्या लेंगे, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। मान लिया क्षैतिज रेखा के साथ E2 का कोण कितना है, थीटा, तो E1 का भी कितना होगा, थीटा, सिमेट्री से, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सेम है। तो E2 का जो क्षैतिज दिशा में घटक है वो क्या हो गया, E2 कोस थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक E2 साइन थीटा। ऐसे E1 के घटक निकालोगे तो इधर क्या हो गया, E1 कोस थीटा, और इधर क्या हो गया, E1 साइन थीटा। तो देखो नीचे वाला घटक और ऊपर वाला घटक, जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो दोनों एक दूसरे के बराबर है परिमाण में, क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू सेम, परंतु दिशाएं क्या है, विपरीत। तो ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल, जबकि क्षैतिज घटक आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र हमेशा क्षैतिज रेखा के अनुदिश ही रहेगा। तो आपने किसका मान ज्ञात कर लिया, विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो वो हमेशा क्या है, इस तार के लंबवत है। ठीक है, ये P पॉइंट कहीं पे भी हो, R दूरी पे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, 3D में कहीं पे भी हो सकता है, ऊपर भी ले सकते हो। तार क्या है अनंत, उसको ऊपर नीचे कितना भी बढ़ा सकते हो, मेथड यही रहेगा। अपन ने कोई रैंडम पोजीशन चूज करी है। अब आपने E की दिशा ज्ञात कर ली। दूसरा पॉइंट क्या है, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना। उसके लिए देखो गाउसियन पृष्ठ में परिकल्पना में एक पॉइंट ध्यान रखते हैं कि E हमेशा गाउसियन पृष्ठ के क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, और P पॉइंट गाउसियन पृष्ठ के ऊपर होना चाहिए। तो ये आपकी जो राइट हैंड है इसको मान लो आपने गाउसियन सरफेस मान लिया, तो P पॉइंट आपकी सतह पे रहेगा यानी गाउसियन पृष्ठ पे रहेगा, और E हमेशा इसके क्या रहेगा, लंबवत। अब ये जो गाउसियन पृष्ठ वो कैसा होना चाहिए, बंद। तो बंद पृष्ठ कैसे बताओगे, हो सकता है P यहाँ पे और R दूरी पे, P यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो चारों ओर अपन R दूरी पे P को घुमा सकते हो, तो ये हाथ भी उसके साथ साथ क्या करेगा, घूमेगा। तो जो आपका गाउसियन पृष्ठ बनेगा वो क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा। क्या बनेगा, एक बेलन बनेगा। अब उसका ऊपर का और नीचे का हिस्सा खुला है, तो आपको गाउसियन पृष्ठ कैसा मानना है, बंद। तो उस बेलन को ऊपर से नीचे से क्या कर दोगे, बंद। पर तार की लंबाई कैसी है, अनंत, तो आप उस बेलन को जो गाउसियन पृष्ठ उसको अनंत लंबाई का नहीं ले सकते हो, इसलिए आपको एक फाइनाइट लेंथ, एक दूरी लेनी पड़ेगी, उस बेलन की कुछ ना कुछ हाइट लेनी पड़ेगी गाउसियन पृष्ठ की। ठीक है, अब अपन अपने सेकंड पॉइंट पे आ गए हैं, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना। तो इस अनंत लंबाई के तार के लिए आपको गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कैसे करनी है, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करनी है, जिसमें जो P पॉइंट है वो आपका उस सरफेस के ऊपर होना चाहिए। तो P पॉइंट इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। P की दूरी अपन ने कितनी ली थी, 8। तो जो आपका बेलनाकार पृष्ठ है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, R। उसके ऊपर की और नीचे की सरफेस को आपको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, तभी आपकी गाउसियन पृष्ठ क्या होगी, बंद होगी। ठीक है, तो अपन एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना की है जिसकी त्रिज्या कितनी है, R, और उसकी लंबाई अपन मान लेंगे L, क्योंकि इसको बंद करना था इसलिए अनंत लंबाई का नहीं ले सकते हैं। तार का आवेश कैसा था, धनात्मक। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी खत्म। अब तीसरा क्या है, इस गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला क्या निकालो, कुल फ्लक्स। तो देखो इसमें अपने पास 3 पृष्ठ है, एक तो S1 ऊपर वाला, एक नीचे वाला वर्ताकार पृष्ठ S2, और एक इसका कर्व पार्ट वो क्या है, S3 वक्र पृष्ठ, वो क्या आपका S3। तो आपको क्या करना है, तीसरे पॉइंट में कुल फ्लक्स निकालना है। तो 3 सरफेस है, S1, S2 और S3, तीनों से क्या निकालोगे, कुल फ्लक्स निकालोगे। तो पहले S1 से निकालते हैं। देखो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, E S कोस थीटा। थीटा किस किस के बीच का कोण है, E और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। तो ऊपर वाले जब आप S1 कंसिडर करोगे, ऐसी है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर आएगा, नीचे की ओर। ठीक है, तो S1 का क्षेत्रफल सदिश किधर आ रहा है, नीचे की ओर, और E किधर जा रहा है, क्षैतिज रेखा में। तो दोनों के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री। तो फाई 1 के लिए आपका ES और थीटा की जगह क्या कर दोगे, 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू 0, तो आपका फाई 1 कितना हो गया, 0। सेम ऐसे आप फ्लक्स किससे निकालोगे, S2 से। देखो S2 ऐसी सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश किधर जाएगा, ऊपर की ओर, और आपका विद्युत क्षेत्र किधर जा रहा है, क्षैतिज रेखा में। यहाँ पे भी कोण कितना है, 90 डिग्री। तो सेम ऐसे के ऐसे वापस आपका फाई 2 क्या हो गया, 0। लिखना पूरा प्रॉपर तरीके से है, फाई 1 = ES cos 90, cos 90 = 0, देन फाई 1 = 0। सेम स्टेप आपको फाई 2 में फॉलो करनी है कि यहाँ पे E और S के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, और फाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0।
अब हम निकालेंगे सरफेस S3। देखो S3 पृष्ठ ऐसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और E इधर है इस पृष्ठ के लंबवत, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत। तो क्षेत्रफल सदिश और E, S3 का क्षेत्रफल सदिश और E दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है, यानी यहाँ पे दोनों के बीच में कोण कितना हो गया, 0। तो जब आप φ3 की गणना करोगे तो यहाँ पे आपको एंगल में क्या पुट करना है, 0। 0 कैसे, क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के लंबवत और E भी क्या है, इस पृष्ठ के लंबवत, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, तो एंगल कितना हो गया, 0। तो आपके पास φ3 कितना आ गया, E इंटू एस। अब क्या करना है, कुल फ्लक्स, तो φ1 φ2 और φ3 को क्या कर दो, जोड़ दो। φ1 φ2 तो क्या है, 0। तो आपका जो कुल फ्लक्स है φ टोटल वो कितना आ गया, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। देखो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 और इसका आंसर आपके पास कितना है, ES। तो आपका जो कुल फ्लक्स है वो कितना है, ES। ठीक है, आपने क्या निकालिया, गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, किसकी हेल्प से, फ्लक्स के फॉर्मूले से। फोर्थ पॉइंट क्या, आपको गाउस का नियम अप्लाई करना है। गाउस का नियम क्या बोलता है, कुल फ्लक्स कितना होना चाहिए, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, और अपन ने कितना निकाला है, E इंटू एस। तो दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर। तो दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दो, बराबर कर दो। तो ES इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू किसकी निकालनी है, E की। तो देखो आपके पास E की वैल्यू क्या आ गई, Q बटे एस एप्सिलॉन नॉट। अब कुछ नहीं करना, Q और S की वैल्यू पुट करना। तो देखो S वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई RH। यहाँ पे अपन ने बेलन की हाइट कितनी ली है, L। तो आपके पास S की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई R इंटू L। वैल्यू किसकी निकालनी है, Q की। तो Q के बारे में क्या बताया था, Q वो आवेश है जो केवल गाउसियन पृष्ठ से संबंधित है, यानी केवल कितनी लंबाई के तार का आवेश लेना है, L लंबाई का, बाकी आवेश से आपको मतलब नहीं है। आवेश है तो भी उसको कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पे Q केवल गाउसियन पृष्ठ से संबंधित आवेश है, केवल इतना वाला आवेश ही लेना है। इसका आवेश घनत्व कितना था, लैम्डा, लंबाई कितनी है, L। तो Q की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा इंटू L। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे अपन पुट कर देंगे। ये पॉइंट ध्यान रखना, Q केवल गाउसियन पृष्ठ से संबंधित आवेश है, उससे बाहर वाले आवेश की कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। तो जो E का वैल्यू है पुट कर दो, Q की वैल्यू लैम्डा इंटू L और नीचे S की वैल्यू 2 पाई R L और एप्सिलॉन नॉट। तो L से L गया, तो E की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। देखो अगर मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा करता हूँ क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। K का वैल्यू क्या है, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो E का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 2K लैम्डा बटे R। ये किसका फॉर्मूला है, विद्युत क्षेत्र का, किसके कारण, एक अनंत लंबाई के तार के कारण या फिर अनंत रेखीय आवेश के कारण। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे जो E आ रहा है वो R के क्या आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। तो जनरल फॉर्मूले में E क्या होता है, R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो आप यहाँ पे E और R में अगर ग्राफ बनाओगे, E और R में संबंध बनाओगे, तो देखो अगर अपन उस तार के ऊपर ही आ जाते हैं, यानी R का मान क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं तार के ऊपर। जैसे आप R की वैल्यू 0 पुट करोगे तो किसी भी क्वांटिटी में 0 का भाग देने पे E की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, अनंत। अगर आप पॉइंट को दूर ले जाओ, R की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो E का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम, अनंत से कम होना शुरू होगा। जब R अनंत होगा तो E का मान कितना होगा, 0। देखो E और R में ग्राफ बनाओ, तो जब R 0 तो E अनंत, और जब R अनंत तो E 0। तो ये दोनों ऐसे टच हो जाएंगे। ये ग्राफ किसका है, E और R के बीच में संबंध का ग्राफ है, किसके लिए, एक अनंत लंबाई के तार के लिए। तो E का मान क्या है, 2K लैम्डा अपॉन R। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आज गाउस के नियम का अनुप्रयोग में आपको 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहले E की दिशा ज्ञात करो, फिर गाउसियन पृष्ठ को इमेजिन करो, उसकी कल्पना करो, फिर उससे गुजरने वाला क्या निकालो, कुल फ्लक्स निकालो, फिर कुल फ्लक्स को गाउस के नियम में यूज करो, जिसकी वैल्यू क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बुक्स में कई जगह क्या कर रखा है, सीधा ही फ्लक्स को उसके बराबर कर रखा है। वो क्या करता है, फाई टोटल इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई का फॉर्मूला क्या रख देते हैं, E ds cos थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक लाइन में ही सीधी कैलकुलेशन कर रखी है, तो उसको थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करो जो आपको मैंने बताएं, उससे डेरिवेशन एक तो थोड़ा इजी समझ में आ जाएगा और रिमेम्बरिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बस 4 पॉइंट से सारे के सारे आपके 7-8 टॉपिक हैं
गाउस के नियम के अनुप्रयोग, उन सब में यही स्टेप्स फॉलो होंगे। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करो, हर टाइप का डेरिवेशन इजीली हो सकता है, खुद से करके देख सकते हो। ठीक है ना। अब अपन जो कल पढ़ेंगे वो एक पढ़ेंगे गोले के कारण। ठीक है, तो अपन ने पहले डिस्कस कर रखा है, उसमें भी आपको यही 4 स्टेप्स ही फॉलो करने हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, और नोट्स बना लो बेटा, जहाँ तक हो सकेगा PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, पर तब तक आप खुद नोट्स बनाओ, एक बार ट्राई करो। ठीक, थैंक यू।